नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी सीरीज़ में। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जब कोई भी नई अपडेट चीज़ होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो चलो आज देखते हैं दोस्तों, हमारे ज्योग्राफी सीरीज़ में हम हमारी बदलती पृथ्वी, ये ज्योग्राफी सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट कड़ी का नया टॉपिक है। तो हम देखते हैं इसको। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारी बदलती पृथ्वी। तो आइए हम हमारे जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस है उसके थ्रू हम चलते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर, देखते हैं हम इनको। इधर देखिए, ये दे रखा है, प्लेटें क्यों घूमती हैं। दूसरा दे रखा है हमारे पास, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, मतलब बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है। अपरदन क्या है। बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है। बालू टीवा क्या है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है और चाप झील क्या है। तो दोस्तों हम एक एक करके इनको जानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं, हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो ये है हमारा आज का, हमारी बदलती अर्थ। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं हम पहले। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है, इसको देखते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट के नाम से जाना जाता है। स्थलमंडल भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। उनको हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। तो वो बल कौन कौन से हैं, वो हैं बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानियां होती हैं। तो आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो, यहाँ पे ये आपको समझ में आएगा। इसको देखो, यहाँ पे यह है पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें एक दे रखी है अंतर्जनित बल और दूसरी दे रखी है बहिर्जनिक बल, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत आकस्मिक बल और पटल विरूपण। तो आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये तीनों घटनाएं हो सकती हैं। जबकि पटल विरूपण के कारण पर्वत निर्माणकारी बल, मतलब जो हमारे पर्वत वगैरह देखते हैं, जैसे हमारे हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, अरावली पर्वतमाला है, ये सब पर्वत पटल विरूपण के बल के कारण हुए हैं, विकसित हुए हैं। अब देखते हैं बहिर्जनिक बल, यह है अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण। किस किस के कारण अपर्दन और निक्षेपण होता है, तो बहते हुए जल के कारण अपर्दन और निक्षेपण होता है। इसी तरह पवन के कारण निक्षेपण और अपर्दन होता है, समुद्री तरंगों के कारण और हिमनद के कारण। आप स्थलमंडलीय प्लेट को यहाँ पे भी देख सकते हो। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई होती हैं। अब आगे चलते हैं। ये है, यहाँ पे देखो, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी का खुला हुआ एक छिद्र होता है। पिघले हुए पदार्थ अचानक इससे बाहर निकलते हैं, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख भी सकते हो ज्वालामुखी को, कि भाई ज्वालामुखी जैसे मेंटल होता है, ये पर्पट्टी होती हैं, उसके बाद में ये लावा निकलता है, ये मैग्मा कोष्ठक होता है।
ये वेंट होती है जिसको निकास बोलते हैं, ये बाहर निकल जाता है उसको लावा कहते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है उसको हम लावा कहते हैं। और ये क्रेटर है, जो कटोरे नुमा ऐसी आकृति होती है उसको हम क्रेटर बोलते हैं, और इसके बड़े रूप को काल्डेरा बोलते हैं, यह भी आपको पता होगा। और ज्वालामुखी में राख और गैसें बाहर निकलती हैं, ये भी आपको पता होगा। आपको यह भी विदित होगा कि यूपीएससी ने 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा क्या क्या पदार्थ बाहर निकलते हैं, रॉ मटेरियल बाहर आते हैं, तो उसके अंतर्गत गैस व राख बाहर निकलते हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है उस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ आरंभ होता है, जहाँ पे भूकंप आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन की ओर बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र के दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये शब्द उत्पत्ति में ये है। एक्सो मतलब अंत्य, एंडो मतलब अंत्य, एक्सो मतलब बाहर। तो जेनिक या जेनेटिक का मतलब होता है उत्पत्ति, तो इसको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, आप यहाँ इस डायग्राम को भी देख सकते हो, इसके द्वारा भी आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो और समझ सकते हो। जैसे अधिकेंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये अधिकेंद्र होता है जो परपट्टी पे सबसे ऊपर होता है। ये प्लेट की सीमा होती है, इधर दूसरी प्लेट इधर दूसरी प्लेट होती है। ये भूकंपी तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर गमन करती है, तो आप इसको देख भी सकते हो, ये एक इधर गमन कर रही है एक इधर कर रही है, इसको देख सकते हो। अब ये भी देख सकते हो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंग है जिनको अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। तो ये किस तरह से गमन करती हैं, ये जैसे ये इस तरह से गमन करती है दोस्तों, ये तो इस कारण इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं और हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी एस तरंग। एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं, और जो एस तरंग होती है वो ऐसे गमन करती है हमारी वेव की तरह, तो इसलिए इसको हम तरंग की दिशा के लंबवत गमन करती हैं, इसलिए इनको हम अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। और अगली होती है हमारी एस तरंग, जिसको हम सरफेस तरंग भी बोलते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं, ये भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देखते हैं, और सांपों का धरातल पर आना। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण भूकंप आने की पता चल जाता है, जैसे जानवरों की उछल कूद करना, मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये सब ऐसी बातें हैं जिससे हमको ये पता चल जाता है कि भूकंप आने वाले हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। अब इसको भी देखते हैं, जो भूकंप को मापते हैं उसको हम भूकंप लेखी के नाम से जाने जाते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। एक होता है दोस्तों मर्केली स्केल, ये एक होता है रिक्टर स्केल। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिससे भूकंप की तीव्रता जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो आपको ये भी विदित होगा कि भूकंप को एक तरह से जो जापान है उसको भूकंपों का देश ही बोला जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर भूकंप आते हैं।
और एक भूकंप का केस अध्ययन भी है, यहाँ पे इसको देख सकते हो कि भुज में जो भूकंप आए थे 26 जनवरी 2001 को, भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला विष्णु भूकंप आया था, जिससे सर्वाधिक स्कूल प्रभावित हुए थे। उसके बाद में भुज में निराशाजनक राहत, जैसे वहाँ पे व्यक्तियों तक भोजन, कंबल एवं दवा आदि न पहुँचने के कारण जो हालात थी वो और भी ज़्यादा चिंताजनक, निराशाजनक हो गई थी। भुज की भुज की तबाही, भुज की तबाही में क्या हुआ था, जो भुज है गुजरात के अंतर्गत, उसमें फोन लाइन, जल पाइपलाइन और विद्युत स्टेशन, यहाँ तक कि संचार लाइन सभी अवरोधित हो गई थी, जिससे वहाँ पर राहत पहुँचाना भी बहुत मुश्किल हो गया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी, कम्युनिकेशन का सिस्टम सब बाधित हो गया, तो इस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई। शहर में आग लग गई। चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाए। अब ये भी देख लेते हैं हम दोस्त, जब कोई भूकंप आता है तो उसके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख दो, सुरक्षित स्थान, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में छुप जाना चाहिए। इनसे दूर रहना चाहिए, जैसे आग वाले स्थान, चिमनियों के आसपास, तथा टूट सकने वाली खिड़की एवं दर्पण और तस्वीरों के फ्रेम, इनसे दूर रहना चाहिए। और पहले से तैयार रहे, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए और आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। ये है अपरदन एवं अपक्षय नामक दो प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होती रहती हैं। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पे इनको देख भी सकते हो। अगला है नदी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती हैं तो जलप्रपात बनाती हैं। जैसे ये कठोर सेल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कठोर सेल है और ये मृदु सेल है। तो जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सेल, तो ये जलप्रपात होता है ऐसे। ठीक है, अब आप इसको भी देख तो सकते हो। यहाँ पे दे रखा, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वे मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा शुरू हो जाते हैं। किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं या ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निकटवर्ती। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन कण एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अपसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमे हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए गए मलबे निक्षेपित करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों
के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे इस जलप्रपात को भी देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दे रखा जलप्रपातों के बारे में, तो इसको भी हम देख सकते हैं। ये है विश्व के जलप्रपातों के बारे में दे रखा है यहाँ पे। यह है विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। और अन्य जलप्रपातों में उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। तो दोस्तों ये 3 जलप्रपात यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला में है, एंजेल जलप्रपात। दूसरा नियाग्रा जलप्रपात जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। और तीसरा अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। और दोस्तों आप और भी जलप्रपात बता सकते हो हमें कमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी देख लो आप कि ये तटबंध होते हैं, ये विसर्ग होते हैं, ये चाप झील होती हैं, ऐसे ये मेंडरिंग करती है, जैसे सांप की तरह घूमते हुए चलती है, तो इसको मेंडरिंग कहते हैं। और ये अब आगे देखते हैं समुद्र के द्वारा क्या क्या बनता है और क्या क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी दरारें और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती हैं। इससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदित छत को भी तोड़ देती हैं। जो लगातार अपरदन है वो छत को भी तोड़ देती हैं और केवल दीवार बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री यहाँ पे देखो, समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। कुछ समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो आप ये यहाँ पे इनको देख सकते हो, जैसे ये स्टेक है, एक दीवार की तरह खड़ा होता है, ये तटीय मेहराब है और ये समुद्री गुफा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नदी के द्वारा क्या क्या होता है, इनको भी हम जानते हैं। नदी हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से बुदरस से अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से इन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछटी मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमोड का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं पवन के द्वारा क्या क्या होता है। पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? तो बालू के टीबे कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। तो आप देख सकते हो, जब भी आप रेगिस्तान में जाओ या राजस्थान के जो मरुस्थल में जाए तो उसमें आप इनको देख भी सकते हो। रेत में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती हैं। जब पवन का भाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बनाती हैं, जिनको बालू टीबा कहते हैं। जब बालू की कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती हैं। जब ये बालू कण विस्तृत रेत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। जैसे चीन में विशाल लोएस निक्षेप है गोबी डेजर्ट में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उनको एक एक करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लेट क्यों घूमती है। तो हमने बताया कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, इसलिए जो मैग्मा में होने वाली गति के कारण ही प्लेटें भी अपनी मूवमेंट करती है, घूमती हैं। अब देखते हैं बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक
जिसको एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, वो है जब बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं तो उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं, और जब बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम एक्सोजेनेटिक या बहिर्जनिक फोर्स कहते हैं। अब अपर्दन क्या है, इसको देखते हैं हम। भूदृश्य पर पवन, जल एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अब देखते हैं बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है। बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है तो इसको देखते हैं। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटीय क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। अब देखते हैं बालू का टीबा किसे कहते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको हम बालू टीबा कहते हैं। अब देखते हैं समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, तो इसको देखते हैं समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, जो समुद्री तरंगे होती हैं। अब चाप झील क्या होती हैं, जिसको ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे हम चाप झील कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों हमारे इन क्वेश्चनों को। ये है, इसमें कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो समुद्र तरंग की विशेषता किनारा भी बनाती है और समुद्री गुफा भी बनाती हैं, लेकिन सेल नहीं बनाती। तो हमारा आंसर यही होगा कि विशेषता नहीं है, तो ये सेल विशेषता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिमनद की निक्षेपण विशेषता कौन सी है। जो हिमनद होता है वो निक्षेपण की विशेषता कौन सी है, तो हिमोर्ड निक्षेपण की विशेषता। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना घटित होती हैं, तो आकस्मिक गति के कारण आपको पता है ज्वालामुखी बनते हैं। अब देखते हैं छत्रक सेल पाई जाती हैं, तो आपको पता छत्रक सेल रेगिस्तान के अंतर्गत पाई जाती हैं। चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं, इनको भी देखते हैं एक एक करके। आइए, ये है हिमनद। हिमनद कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदियाँ, ठीक है। अब विसर्प नदियों में पाए जाते हैं। पुलिन समुद्र तट पर होते हैं। बालू के टीबे रेगिस्तान में होते हैं, ठीक है। जलप्रपात कठोर संस्तरों में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भूकंप, पृथ्वी का कंपन होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इससे लाभ उठाएंगे, और जो भी दोस्त नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए सीरीज़ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।